कुछ समय पहले का सीन देखते जब कायरस कहता है मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमने मुझे परेशान कर दिया, और ऊपर को जाते हुए कहता चलो देखते हैं क्या तुम इसे भी ब्लॉक कर सकती हो। और अपने फेडर से लगातार अटैक करने लगता है जिससे जमीन पर धमाके होने लगते हैं। सियान उन सभी हमले से बच नहीं पाता, उसकी बॉडी भी जख्मी होने लगता है और कराने लगता है। लेकिन कायरस लगातार अटैक करते हुए कहता मर जाओ। सियान उन सभी अटैक को आते हुए देख रहा था और काफी स्पीड से उन सभी से बचने लगता है। कायरस मन में कहता क्या उसकी स्पीड तेज हो गई, क्योंकि सियान एक साथ सेलेस्टियल स्लेयर और रिजेनरेशन का यूज कर रहा होता है। मन में कहता ठीक है सेलेस्टियल स्लेयर और रिजेनरेशन के साथ अब बस थोड़ा समय निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। लगता है अब ज्यादातर लोग बाहर निकल चुके हैं, मुझे बस थोड़ी देर और रुकना है। कायरस कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान, तुम्हारे एरोगेंट के लिए मैं तुम्हें ऐसी चीज का गवाह बनाऊंगा जिसे तुम दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। और अपने हाथों को ऊपर करता जिससे एनर्जी बीम निकल लगता। सियान कहता क्या ये उस एबिलिटी का यूज कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, ये मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। कायरस कहता तुम इसे छोटी सी आंखों से अच्छी तरह से देख लो, ये है कॉन्स्टलेशन की ट्रू पावर। सियान कहता क्या बकवास है। फिर हम प्रचंड का सीन देखते और कायरस कहता तुम्हें लगता है कि पार्क से बाहर निकल जाने से कुछ बदल जाएगा, लेकिन इस रैम से मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला जाए उससे पहले मैं तुम सबको आसानी से मार सकता हूँ। इस रूम में मैं इस स्टेज के प्रवाह से बंधा नहीं रहूंगा। और मन में कहते क्या मजाक कर रहे हो, इतनी सारी एबिलिटी पर रोक लगाने वाली पाबंदी होने के बावजूद ये तो साफ साफ धोखाधड़ी है। आखिर ये इसे सक्सेशन वाली एबिलिटी यूज करने की इजाजत कैसे मिल सकती है। कायरस कहता अब मर जाओ और काफी स्पीड से सियान की तरफ जाने लगता है, जिससे सियान मन में कहता है वो बहुत ही तेज है, बिना किसी एबिलिटी के मैं बच नहीं सकता। शैडो रश और उसका अटैक से बाल बाल बचते हुए कहता डैम इट मुझे छिपकर कोई प्लान सोचनी होगी। कायरस कहता तुम किस तरह भी सांस ले रहे हो, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। ऊपर को जाते हुए कहता मुझे समझ में आ गया कि तुम कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं हो। और ऊपर जाते हुए अपने विंग से हवा से अटैक करने लगता है। सियान किसी तरह से उसके अटैक से बच रहा होता है। कायरस कहता मैं ये मानता हूँ कि तुम बहुत ही दिलचस्प हो। शुरू में थोड़ा उबाऊ लगा लेकिन अब मैं इसे मानता हूँ। जमीन पर लैंड करते हुए कहता इसे एक सम्मान समझो, मुझ जैसे शख्स से तुम्हें तारीफ मिल रहा है। सियान कहता तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम कोई हाई अथॉरिटी हो। कायरस कहता मैं बिल्कुल हूँ, मैं तुम जैसे टुच कीड़े से बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर हूँ। और सियान के गले को पकड़ते हुए कहता अब तक तो तुम्हें यह बात समझ में आ जानी चाहिए थी, शुरू से ही तुम मुझे रोकने के लिए काफी नहीं थे। अब इसे खत्म करते मुझे अभी भी बाहर मौजूद सभी इंसान को मारना है। सियान कहता क्या सच में ऐसा है। कायरस कहता हाँ तो चुपचाप मर जाओ, मैं तुम पे दया करते हुए तुम्हारे लिए जो दर्दनाक मौत सोची थी मैं उसे बकस देता हूँ। सियान कहता तुम्हारी दया के लिए थैंक्स, मैं बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अगली बार जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जीत चुके हो अपना इतना समय बर्बाद करना बंद करो। सिस्टम कहता सभी लोग मनोरंजन पार्क से बाहर निकल चुके हैं, अपने मेन क्वेस्ट को पूरा कर लिया, आपको जल्दी मिशन पूरा करने का इनाम मिल जाएगा। अब आप पहले प्ले थ्रू ट्रांसफॉर्म पैकेज खरीद सकते हैं। आपने फर्स्ट प्ले थ्रू ट्रांसफॉर्म पैकेज खरीद लिया है, अब आप अपने पहले प्ले थ्रू में हासिल की गई एबिलिटी और चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेन क्वेस्ट में आपके अचीवमेंट के आधार पर आप बिना किसी लिमिटेशन के एक एबिलिटी या एक चीज चुन सकते हैं। सियान कहता प्रूफ ऑफ ट्रांसजेंडेंस। कायरस कहता क्या, तभी वो सन पड़ जाता क्योंकि सियान अपने रॉड को उसके बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता। सियान कहता डैम इट इतना काफी नहीं था, आखिरी पल में उसने अपने अहम हिस्से पर लगने वाले वॉर को बचा लिया। प्रूफ ऑफ ट्रांसजेंडेंस एस क्लास एबिलिटी है और इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसे यूजर के सभी स्टेज 30 मिनट के लिए 100% बढ़ जाते हैं और वो किसी सेलेस्टियल को क्रिटिकल डैमेज पहुंचा सकता है। लेकिन ये एबिलिटी किसी खास पावर के मिनियंस पे काम नहीं करेगी, इसे दोबारा यूज करने के लिए 30 दिन इंतजार करना होगा। कायरस दोबारा आसमान में चला जाता है और कहता कमीने तुम हो कौन, एक प्लेयर के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है, तुम तो अवतार भी नहीं हो। सियान दोबारा एक रोड को निकालता और कायरस कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान मुझे इतनी हद तक धकेल देगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को अपने हाथ पता होना चाहिए, आप बस मर जाओ। दोबारा अटैक करने लगता है, उन सभी अटैक से बचते हुए खुद भी अटैक करने के लिए तैयार होता है और कायरस पे अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक कायरस के आसपास घूम रहे हवाई रोक लेता है और कायरस कहता बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस स्पेयर से मार सकती हो। सियान कहता बिल्कुल और मन में कहता है मुझे गारंटी शॉट निशाना लगाने की एबिलिटी यूं ही नहीं मिली है। और वो स्पेयर अभी भी हवा को चीरने लगता है, जिससे कायरस हैरान होता है, दोबारा कराने लगता है, कहता ये तो नामुमकिन है और आके जमीन पे गिरता है। सियान मन में कहता प्रूफ ऑफ ट्रांसजेंडेंस और गारंटी शॉट दोनों के असर होने के बावजूद भी स्पेयर उसके दिल को नहीं भेद पाया। अब मैं उस मॉन्स्टर से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। कायरस भड़कते हुए कहता तुम कमीने हैं। तो एक अटैक बनाता है जिससे सियान काफी हैरान होते हुए कहता डैमेज सील्ड, उसके सारे अटैक को सील से रोकने लगता है और कहता मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है जिससे कायरस हैरान होता है, उस पर और भी अटैक परेशानी लगता है। कायरस कहता इसे तो बस एक नॉर्मल प्लेयर होना चाहिए, वो ऐसे कैसे कर पाता है। सियान उसमें अपनी पूरी जान लगाते हुए उसके अटैक को पीछे और झटकता है और एक अटैक आके उसे लगता है जिससे वो भी कराने लगता है। इस तरह का कॉन्स्टलेशन इंसान के हमले से इस तरह चीख उठता है। कायरस काफी हाफने लगता है और सियान कहता है कि अब तुम आखिरकार ऐसा लग रहा है कि अब तुम खतरे में हो।
हम कारिस के चेहरे पे घबराहट साफ देखते हैं और कहता है ये बग है, ये कोई सिस्टम की बग होनी चाहिए। शान हाफी बढ़ते हुए उसके सारे अटैक को काफी इजीली रोकते हुए आगे और बढ़ता है। शान उसको ही घूर के देख रहा होता है, जिससे वो और बेचारा डर जाता और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम जैसे लोग आखिर आए कहाँ से। और फिर से काफी सारे अटैक सियान पे करता है, जो सियान की बॉडी को जख्मी करने लगता है, वो भी कराने लगता है। वो दोबारा काफी सारा अटैक बनाता है जो जाके सियान के पास रुकता है और उन सभी अटैक को सियान के ऊपर लैंड करते हुए कहता है मर जाओ। लेकिन तभी सियान अपने शैडो रस के सहारे आगे और बढ़ता है, उसके सामने से निकलते हुए उस पर अटैक कर देता है। लास्ट पल में वो अपने सामने एक दीवार बना लेता है, जिससे सियान भी हैरानी से मन में कहता है क्या उसने अपने पंखों से एक दीवार बना दी। जैसे सियान का अटैक उससे टकराता है, वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। कारिस कहता है अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं बचे, तुमने अपने घमंड को अपने सिर के ऊपर चढ़ने दिए, लेकिन अब देखो तुम कितने बेकार हालात में दिख रहे हो। सियान उसे देखते हुए इसी तरफ आगे बढ़ता है। कारिस कहता तुम बेवकूफ, मैं तुम्हारे खिलाफ आमने सामने का फाइट में कभी नहीं हारूंगा। सियान के फेस को पकड़ते हुए उसे जमीन पे पटक देता है। कहता एक कीड़े के हिसाब से तुमने काफी अच्छा किया, लेकिन ये सब बेकार था। सियान कहता तुम कौवे के हिसाब से काफी बेवकूफ हो, मैंने तुमसे कहा था जब मौका मिले थे तुम्हें समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वो दोबारा सन पड़ जाता है, मन में कहता इस कमीने ने मेरे पेट में धसे हुए स्पेयर का यूज किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो तो बस एक इंसान है, वो तो बस एक घमंडी कीड़ा है बिल्कुल अंत तक। अपने नॉर्मल रूप में आते हुए यहीं पे गिर जाता। हम सुप्रीम अपर रेलम का देखते हैं, जहाँ पर आकाश कह रहा होता है मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं, मैं इसकी शिकायत हायर अप से एक बग के रूप में भी नहीं कर सकता। वो कमी ना करो, उसे चुपचाप रहना चाहिए था, आखिर उसे किसी पिलर के हाथ से क्यों मरना पड़ा। ये गेम मास्टर आर्केटिस है और ये कोरिया का चार्ज संभाले हुए हैं। तो कहता मुझे उस बेवकूफ कौवे की बात नहीं माननी चाहिए थी, मैंने सिर्फ 50,000 पॉइंट से लेकर इसकी सारी हरकतें इसलिए नजरअंदाज कर दी क्योंकि इसकी प्लान मुझे दिलचस्प लगी थी। मुझे पता था कि ये कमजोर है, लेकिन मैंने सोचा था कि कम से कम एक कॉन्स्टेलेशन होने का नाम का तो लाज रखेगा। एक प्लेयर का ओवर पावर होना अपनी जगह एक प्रॉब्लम है, लेकिन आखिर इस शख्स ने इतनी जल्दी सक्सेशन वाली एबिलिटी का यूज कैसे कर लिया। इस मैच में तो कॉन्स्टेलेशन की पावर सीमित रखी गई थी, क्या इसका सिस्टम हुई गड़बड़ी से कोई संबंध है। फिलहाल किसी को भी कारिस के गायब होने का पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका कॉन्स्टेलेशन ज्यादा फेमस भी नहीं था। अभी इसकी रिपोर्ट नहीं करते। मुझे नहीं पता कि इस इंसान ने कारिस को कैसे मार गिराया, लेकिन अब मैं इस पर खास तौर पे नजर रखूंगा। मुझे इस पे कड़ी नजर रखनी होगी। ये प्लेयर तो बिल्कुल ही घटिया है। सिस्टम का अनाउंसमेंट पहला मेजर अपडेट शुरू होगा, अब से मेन क्वेस्ट ओपन वर्ल्ड में शुरू होगी। अब आप ट्रेन या मेट्रो के जरिए दूसरे रीजन और दूसरे स्टेजों में जा सकते हैं और अब कई क्वेस्ट एक साथ पूरी की जा सकती है। अब सब क्वेस्ट भी जुड़ जाएगी। अब आप अपना गिल्ड बना सकते हैं। जोड़े गए इंटरफेस की मदद से गिल्ड आसानी से बनाई जा सकती है। गिल्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी। ज्यादा अपडेट की जानकारी के लिए दोबारा नोटिफिकेशन आता है मेन क्वेस्ट 4 अब शुरू होगा। अगली क्वेस्ट एक बड़े रेड के रूप में होगी। हर एरिया में एक रेड बॉस आएगा। उस बॉस से जितना ज्यादा फाइट करोगे उतनी ही ज्यादा भागीदारी पॉइंट्स मिलेंगे। बॉस को हराने पे कुछ खास इनाम या कुछ वेपन भी मिल सकते हैं। आखिर में मिलने वाला इनाम इस बात पे निर्भर करेगा कि बॉस को हराने में तुम्हारा कितना योगदान था। शान मन में था तो आखिरकार ये एक ओपन वर्ल्ड गेम बन गया। अब ऐसा लगेगा जैसे तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में जा रहे हो। मीना कहती है ये नई गिल्ड वाली चीज क्या है और रेड बॉस आखिर क्या होता है, ये इतनी मुश्किल क्यों है और अभी इतना समय क्यों बचा है। शान कहता शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपना अभी तक तीसरा मिशन पूरा नहीं किया है। तभी कोई कहता अब तुम बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहे हो श्यान। श्यान उन दोनों भाई को देखते हुए कहता क्या बिल्कुल, मेरी बॉडी तो पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सुसंग कहता बहुत ही बढ़िया, मैंने अभी अभी तुम्हारे इक्विपमेंट की सभी मरम्मत पूरी कर ली है। चांगू कहता क्या मेरे लिए तुम्हें इस तरह उठाना ठीक है, तुम्हारी चोट जानलेवा हो सकती थी। श्यान कहता कोई बात नहीं, मैंने अपनी एबिलिटी का अच्छा यूज किया। मन में कहता लेकिन जाहिर तौर पे चोट काफी सीरियस थी। ये देख करके कि मेरा रीजनरेशन एबिलिटी का लेवल एफ से बढ़कर ई हो गया है। श्यान कहता मीना अब मैं डोजान जा रहा हूँ, तुम क्या करने वाली हो। मीना कहती क्या तुम डोजान जा रहे हो, रेड बॉस के बारे में क्या। देखो सियोल में पहले से ही 4 पैदा हो रहे हैं, तुम डेजोन क्यों जाओगे। श्यान कहता मैंने सुना कि वहाँ पे अच्छी ब्रीड मिलती है। मीना कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो। श्यान कहता मुझे अपनी बिजनेस की देखभाल करनी है। मीना कहती मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे काम पहले भी कभी समझ में नहीं आए थे, मुझे जैसा है मैं वैसे ही मानूंगी। श्यान कहता तो तुम्हारा जवाब क्या है। मीना कहती मैं इस बार नहीं आऊंगी। और हम वहाँ पे एब्सॉर्बर को देखते हैं जिसे श्यान मन में कहता है गैंगस्टर वो अब हमारी खुलेआम जासूसी कर रही है। मीना कहती सच में वो बेवकूफ। श्यान कहता अच्छा हुआ कि उस समय कारिस ने एक ऐसी एबिलिटी की यूज की थी जिससे सबकी नजर रुक गई थी। देखने वालों ने बस आखिरी पल में कारिस के दिल को भेद जाना ही देखा होगा। और मीना कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा गॉड चाहता है कि तुम मेरे साथ आओ। मीना कहते मैं अब भी नहीं जा रही हूँ, मीना किसी रीजन के इतनी दूर डोजान नहीं जाना चाहती। श्यान कहता मैं तो बस इसके बजाय तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। मीना कहती एक सुझाव, और श्यान कहता है सु और चांग मैं तुम दोनों को भी सुझाव देना चाहूंगा, क्या तुम फ्यूचर में मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहोगे। इससे वो तीनों हैरानी से श्यान को देखते हैं। मीना कहती सच कहूँ तो मुझे इस तरह की चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। चांगू कहता तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊंगा या नहीं। श्यान सुसोंग कहता चलो चांगू, मैं श्यान के गिल्ड में शामिल होना चाहता हूँ। श्यान कहता तुम लोगों को बिल्कुल भी दबाव महसूस
कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो तुम्हें पसंद हो, जैसा कि सू कर रहा है। मन में कहता इतना ही नहीं, तुम सभी काफी यूज के साबित हो गए। सबसे पहले सू सोंग दुनिया का सबसे महान ब्लैक स्मिथ बनेगा। और चांगो सोंग एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी चुने हुए अवतार जितना ही पावरफुल है। उसमें रेयर माइंड आइज एबिलिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। कहते मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस शर्त यह है कि वो तुम्हारे गिल्ड हो। चांगो कहता है अगर तुम अपने साथ हमें रखने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारे आभारी होंगे। सियान कहता ठीक है, बाद में आना, अपना मन मत बदल लेना, ठीक है। मीना कहती तो सियान तुम दोसान के लिए कब रवाना हो रही हो? सियान कहता वो अभी। जो सब कुछ लोगों को देखते हैं। नासमन होता गुड आफ्टरनून पैसेंजर, ये एक्सप्रेस दोजान स्टेशन की ओर जा रही है। फिर हम दो लोगों को देखते जो कहता सुनो सब लोग, अब से इस ट्रेन पर मॉर्निंग क्रेशन गिल का कब्जा है। बाकी पैसेंजर इससे घबराने लगते हैं। कुछ लेडीज के बॉडी पे ब्लड लगा होता है, वो भाग रही थी, तभी वहाँ से हमारी जीसू आती है और उसका ध्यान अपने सामने को ओर जाती है। फिर हम देखते हैं वो ट्रेन आगे को ओर बढ़ने लगता है। सियान मन में कहता है ट्रेन के पिछले हिस्से में शोर बढ़ रहा है, क्या वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है या कुछ और? वैसे इस ट्रेन में ज्यादातर पैसेंजर क्लियर है, इसलिए सभी ठीक होना चाहिए। इस बार के रिवॉर्ड तो काफी पीक लग रहे हैं। प्लेटिनम लेवल के रिवॉर्ड मिलने के बाद इस तरह का नॉर्मल रिवॉर्ड मिलना थोड़ा निराशाजनक है। ये ई रैंक के हंटर इंस्टेंट है, इससे यूजर मॉन्स्टर को छोड़े गए निशान या उसके सामान के आधार पर उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सकता है। हालांकि नॉर्मल तौर पे यही होना चाहिए। अंदाजा लगाना ये तो बहुत ही नॉर्मल एबिलिटी है, ठीक है कोई बात नहीं। कारियस को हराने से मिलने वाला लूट का सामान ही इस मिशन के इनाम के तौर में काफी अच्छा है। सिस्टम कहता तुम क्रो कॉन्स्टेलेशन के नए मास्टर बन गए हो। तुमने न्यू एबिलिटी हासिल किया क्रो आइज, साथ ही वेल ऑफ डार्कनेस। अपनी पावर का पूरी पोटेंशियल यूज करने के लिए तुम्हें और भी डिवाइन पावर की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी डिवाइन पावर बढ़ती जाएगी तुम्हारी नई एबिलिटी खुलती जाएगी। तुमने डिवाइन पावर का सबसे लो लेवल हासिल किया, ध्यान कहता आइज ऑफ द क्रो। इसे यूजर आसमान से देखने के लिए डार्क क्रो बुलाता है। क्रो की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है उन्हें कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। सियान कहता ये तो एक तरह से क्रो एब्जॉर्बर है और दूसरा वेल ऑफ डार्कनेस, इससे यूजर खुद को डार्कनेस में छुपा सकता है। सियान कहता ये एबिलिटी जिसे कारिस पहले यूज करता था, अंधेरे में घुल मुल जाना है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे कारिस जब इसका यूज कर रहा था तो वो इस एरिया के विजन को रोक दिया था। क्या इसका असर यूजर के हिसाब से बदलता है? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये असर ज्यादा पसंद है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस समय एबिलिटी से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, डिविनिटी करो कॉन्स्टेलेशन, जिसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं होता। सियान मन में कहता है मुझे पता है कि मैंने एक कॉन्स्टेलेशन को हराया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुरंत ही डिवाइन एनर्जी दे दिया गया। हालांकि ये डिवाइन एनर्जी सबसे लो लेवल का है, लेकिन कुल मिलाकर ये अभी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा साइड में डुजान में उस बीच पर नजर रखने वाले एब्जॉर्बर को ढूंढ सकूं, वो विच जो इंसानियत से प्यार करती थी लेकिन फिर भी चाहती थी कि हर इंसान मेरे लिए जिए और मेरे लिए मरे। वो पागल शख्स, यकीन करना मुश्किल है कि वो अपनी स्पीसीज की उन गिने चुने लोगों में से एक थी जो इंसानों के साथ अच्छा बिहेव करती थी। मैं उसके बारे में क्या सोचूं? मेरे झपके पूरे होने तक हम डोजान पहुंच जाएंगे, है ना? वो ट्रेन काफी स्पीड से आगे को बढ़ रहा था। एक शख्स डरते हुए कहता डैम इट, सब कुछ नर्क में जाए। तो बिल्कुल वही लड़की है जिसके बारे में मैंने अफवाह सुनी है, ब्लैक कपड़े और ब्लैक बाल। उन्होंने कहा कि एक बार जब उसकी आंख लाल होने लगे तो कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अफवाह सच थी। तभी उस शख्स को भी कुछ आगे लगता है जिससे वो भी कराने लगता है। वो भी वहाँ पे गिर जाता है जिससे उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन जिस चीज से उस पर अटैक हुआ होता है वो उसी के साथी का सर होता है जिससे वो और भी डर जाता है। लेकिन प्लीज हमें चोट मत पहुंचाओ, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। मैं जिंदगी भर चुप रहूंगा, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। जिसको कहते क्या तुम सच में मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं इस पर यकीन कर लूंगी? वो शख्स कहता मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं प्लीज मैं अब से अच्छा बनूंगा, अपना जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताऊंगा, प्लीज कसम खाता हूँ। जिसको कहते तुम तो बड़े ही मनोरंजक हो। शायद उसे भी जान से मार देते। फिर हम डोजेन स्टेशन को देखते हैं। पैसेंजर काफी हड़बड़ी में बाहर निकलने लगता है जिससे सियान मन में कहता क्या चल रहा है? ट्रेन के अंदर कुछ हुआ था? जिसको आते हुए कहती है सियान कहता तुम यहाँ पे कब आए? जिससे कहती है बहुत दर्द हो रहा है, हम एक ही ट्रेन में थे, जानती हो ना? सियान कहता क्या हम सच में एक ही ट्रेन में थे? जिसके बारे में कैसे पता नहीं चला? तो क्या तुमने अपने पर्सनल काम को निपटा लिया? जिसको कहते हाँ वैसे तुमने अचानक डोजान आने का फैसला क्यों किया? मैंने तो ट्रेन पकड़ी थी क्योंकि मैंने तुम्हें उसमें देखा था, लेकिन अगर मैंने पार्टी स्टेट विंडो चेक नहीं की होती तो मुझे भी ये जानकारी नहीं मिलती। सियान कहता मुझे यहाँ पे कुछ काम निपटाने हैं। लेकिन क्या तुम हर समय सच में मेरी लोकेशन को चेक कर रहे थे? जिसको कहते हाँ क्योंकि हमने ये तय नहीं किया था कि हम दोबारा कहाँ और कब मिलेंगे। सियान कहता ये सच है, लेकिन क्या ये सब इतने समय से चल रहा था? जिसको कहती हाँ लगातार। सियान मन में कहता ये तो हद से ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम्हें पता है कि इस जगह से पहले लोमाई वर्ल्ड में था? जिसको कहती हाँ मैंने तुम्हारी लोकेशन चेक करते समय ये नोटिस किया था। सियान कहता तो फिर तुम मुझसे थोड़ी देर पहले मिलने क्यों नहीं आए? मन में कहता अगर जिसको आस पास होती तो क्रू से लड़ना काफी आसान हो सकता था। जिसको कहते वैसे मैं पहले तुरंत ही जाना चाहती थी, लेकिन तीसरा मिशन उसी दौरान शुरू हो गया जब मैं वहाँ पे आ रही थी। मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे उन सभी को पूरा करना था। सियान कहता क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि सब कुछ और नहीं किया जा सकता था। मैं डोजान के इस एरिया में रेड बॉस को हराने आया हूँ। जिसको कहती जैसा कि
मुझे तुमसे उम्मीद थी सियान। शान कहता कि अब तुम इसके बारे में और कुछ नहीं पूछोगे, जैसे कि मैंने डोजान आने का फैसला क्यों किया, जबकि सियोल में 4 रेड बॉस थे जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 है। मीना होती थी इस बारे में बहुत ही कुछ जानती। जिसु कहते तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जो दूसरों को कभी समझ में आए? मैं तो बस इसे जैसा वैसे ही मान लिया है। अगर तुम ब्रेड या कुछ और खरीदने आते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। शान मन में कहता मुझे पक्का नहीं पता कि वो मेरे बारे में अच्छा राय रखती है या नहीं। जिसु कहती तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? शान कहता डूसान में तुम्हें रास्ते में सारी जानकारी आराम से बता दूंगा। जिसु कहती ठीक है ये अच्छा रहेगा। फिर हम सियोल सिलेम को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे एब्जॉर्बर होता है, जहाँ पे मीनाली आगे बढ़ते हुए कहती शान तुम्हें तो मुझे सियोल में सही जगह बतानी चाहिए थी। उसे शान का बात याद आता ठीक है मैंने तुम्हारे लिए उससे कुछ खास पहचान लिख दिया हूँ। मीना कहती है मैं सियोल के बीचों बीच सुनहरे बाल वाले 2 लोगों की फैमिली को कैसे ढूंढूं? ये तो सिर्फ एक ड्राइंग है, मैं इससे उन्हें कैसे ढूंढूंगी? इस जगह को देखकर ऐसा लगता है किसी मॉन्स्टर के हमले में 1 टन लोग मारे गए हो और मैंने सोचा था कि आखिरकार मुझे एक आसान काम मिल गया है। अभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। मीना कहती है एक लाइकन थ्रो, मुझे उन्हें एक ही चपेट में खत्म करना होगा वरना वो अपनी रिजेनरेशन पावर से मुझे परेशान करेंगे। लेकिन तभी एक बड़े से चीज से उस पर अटैक हो जाता है। ये गोल्डन बाल वाला लड़का होता है जो कहता तुम वहाँ खड़े स्टूडेंट, जरा वो जगह खतरनाक है। मीनाली मन में कहता एक घोड़ा 2 लोगों की फैमिली और कहती थैंक यू सो मच आपने मेरी मदद कर रहे। वो लड़का हंसते हुए कहता हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरी टेक्निक कैसी लगी? मैं इसे पत्थर फेंकना कहता हूँ। उसकी बहन कहती है बस करो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, इस शख्स को तो हमारी मदद की भी जरूरत नहीं थी। सॉरी वो उसकी बेटी होती है और वो शख्स कहता है मेरी बेटी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, भले उसे हमारी मदद की जरूरत ना हो फिर भी एक स्टूडेंट को इतनी जल्दी अपना हाथ खून से लथपथ करते हुए नहीं देख सकते। उसकी बेटी कहती है उसके एब्जॉर्बर के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीना मन में कहती है बिल्कुल वैसा ही जैसे सियान ने बताया था। वो हंसते समय हा हा की आवाज निकालता है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप अपना प्लीज मुझे नाम बता सकते हैं? वो कहता है क्या मेरा नाम? हंसते हुए कहता है बिल्कुल मेरा नाम ल्यूक टेलर है और ये लड़की मेरी बेटी है। और वो कहती मेरा नाम लीन है। मीना मन में कहती है बिंगो, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हो सकती हूँ? मन में कहती इस आदमी ने एक बड़ा सा कंटेनर फेंका है इसलिए ये भी एक प्लेयर है, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में पक्का नहीं पता। ल्यूक हंसते हुए कहता है बिल्कुल तुम आ सकते हो। लीन कहती है भला हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शख्स की मदद करने का क्या मतलब है? मीना मन में कहती क्योंकि सियान ने इसकी सिफारिश की है इसलिए इसी के साथ जाना सही होगा। वो दबी आवाज में उन्हें क्या कह रहा था और सियान को मैसेज करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया जिसके बारे में तुमने बताया था। ये इंसान फ्यूचर की कुंजी या कुछ और है। फिर हम देखते सोल्जर वहाँ के हालात से निपट रही होते हैं। जिसु कहती तो ये सच है कि हमारा समाज एक बार फिर से पटरी पे आने लगी है। सियान कहता जब गेम एक ओपन वर्ल्ड है तो उन्हें शायद सिर्फ मिशन से ज्यादा जरूरत हो सकती थी। एक सोल्जर कहता एक्सक्यूज मी तुम दोनों प्लेयर हो? सियान कहता हाँ बिल्कुल सही कहा। सोल्जर कहता मैं समझ गया, तो क्या प्लीज आप अपना नाम और राष्ट्रीय की पहचान की संख्या बता सकते हैं? सभी मौजूदा प्लेयर की तत्काल जाँच करने की आदेश का ऑर्डर जारी किया गया है। सियान मन में कहते वो दुनिया के मौजूदा हालात को फायदा उठाकर प्लेयर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने बेवकूफ है। सियान कहता जीसू क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस बिल्डिंग तक दौड़ सकती हो? जीसू कहती है हाँ। सोल्जर कहता रुको जरा, हमारे जाने से पहले तुम नहीं जा सकते। लेकिन जीसू जाने के लिए तैयार होती है वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और वो दोनों काफी स्पीड से आगे को बढ़ने लगता है, एक बिल्डिंग पे चढ़ने लगते हैं। टॉप पे आते हुए कहते चलो अब देखते हैं। जीसू कहती हम यहाँ पे क्यों आए थे? तुम रेड बॉस को ढूंढने नहीं आए थे या कुछ और? सियान कहता कुछ हद तक, हालांकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। कहता आइज ऑफ द कुरो, जिससे उसके शैडो से 5 कुरो निकलते, ये देख के जीसू हैरान रह जाती है और कहते तुम्हें ऐसी एबिलिटी कहाँ से मिले? तुम तो सच में बाकियों से काफी बेहतर हो। सियान कहता बहुत समय पहले की बात है, मुझे अभी भी बहुत सुधार करनी है। क्या मैं करो के इलाके में खोजबीन करते समय तुम्हारे स्टेट्स के हालात को देख सकता हूँ? जीसू कहते जितना तुम चाहो। सियान मन में कहते क्या वो मुझे कभी ना नहीं कहती और उसके स्टेट्स को देखते हुए कहता ये क्या हो रहा, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? उसने एटॉमिक मास्टर, वाइटल स्ट्राइक सीखी और यहाँ तक की अपनी रिजेनरेशन एबिलिटी को सी रैंक तक बढ़ा लिया। और ये क्या उसे क्रिम्सन असुरा को पहले ही 30 लेवल कैसे मिल गया? अगर उसे पहले से ही 30 लेवल मिल चुका है तो उसे नशे की लत की कुछ लक्षण तो दिखाई देने चाहिए थे। इस लड़की के साथ आखिर क्या हो रहा है? सियान कुछ बोल नहीं पाता, जिसे जूसू कहती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? सियान कहता मुझे कोई सा सिग्नल मिला, चलो चलती है। यहाँ पे हुए नुकसान को देखकर लगता है कि यहाँ कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। सियान कहता हाँ ये एक रेड बॉस हो सकता है। जीसू कहती सियान तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? सियान कुछ बोलता नहीं है, जिसे जीसू कहती है कोई बात नहीं, रेड बॉस इतनी जल्दी क्यों आ गया? टाइमर में अभी बहुत समय बचा हुआ है। सियान कहता टाइम लिमिट की कोई गारंटी नहीं होती, उनमें से ज्यादातर तुम्हें गुमराह करने की चाल है। जीसू कहती ये निशान बड़े पंजे और पंखे हैं, शायद किसी जानवर ने किसी पंख वाले मॉन्स्टर से फाइट की या कुछ और। सियान कहता नहीं ये निशान एक और मॉन्स्टर ने बनाए हैं। जीसू कहती क्या लेकिन पंजे का निशान तो क्या किसी पक्षी के नहीं है? उन दोनों कुछ एहसास होता है जिसे हैरानी से पीछे को देखते हैं तो वो एक अटैक से बार बार बच जाता है। जीसू कहती तो ये एक अकेला मॉन्स्टर था। सियान मन में कहता अब जब चीजें ठीक सामने हो तो उसे अनदेखा करना नामुमकिन है, जबकि एक ब्लैक टाइगर हो जिसके बड़े से सफेद पंख हो। चीन के पुरानी कथाओं के 4 सबसे खतरनाक मिस्टीरियस मॉन्स्टर में से एक गुंगी, वो टाइगर उन पे घुसा रहा होता है। सियान मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि ये अचानक हमारे सामने आ जाएगा।
मुझे लगा था कि इसे ढूंढने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये तो खुद ही हमारे सामने आ गया। और उसमें एक बड़ा सा टाइगर छिपा हुआ था, तो डंजन जरूर यही होगा। तभी चौथा मैन क्यूस्ट आ जाता है, जो द वैंगार्ड ऑफ रियून होता है। अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिसका अकेले सामना करना संभव नहीं है, अपने दुश्मन को हराने और जिंदा बचने के लिए तुम सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। डिफिकल्टी लेवल C, समय लिमिट शहर को पूरा डिस्ट्रॉय होने से पहले। जीसू कहती चौथा मिशन आ गया, क्या हमें इसे अकेले ही हराना है? शान कहता बिल्कुल नहीं, हमें बस अचानक ही इसका पता चल गया, इसलिए ये खजाना सिर्फ हमारे लिए ही सामने आए। जीसू कहती शान कहीं से खून की बहुत ही तेज गंध आ रही है और वो टाइगर जबरदस्त रूर करने लगता है। शान कहता उसके चेस्ट पे वो चीज क्या है? हॉर्न। क्या उसका सामना उस मॉन्स्टर से पहले ही हो चुका है? और वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन टाइगर हाफते हुए वहाँ से भागने लगता है। जीसू कहती वो भाग रहा है। शान मन में कहता है इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी हॉर्न से बना जख्म था, लेकिन ऐसा तो कुछ समय बाद ही होना चाहिए था। खैर मेरे पिछली जिंदगी की कई बातें पक्की नहीं है, हो सकता है कि मुझे सब कुछ सही सही याद ना हो। और वो आगे बढ़ते हुए कहता डैम इट। जीसू कहती है श्यान। वो दोनों एक जगह आकर रुकते हैं। श्यान मन में कहता है ऐसा लगता है कि गुंगियों का अड्डा नहीं था और ये एक हॉर्न वाला डिवाइन बीस्ट किरिन होता है, तो वो टाइगर जान से मार दिया होता है। शान कहता असल में ये किरिन का अड्डा था। जीसू कहती है मुझे लगता है मैंने चीनी पुरानी कथाओं में कुछ ऐसा सुना है, क्या ये किरिन हो सकता है? मैंने सुना है कि उसके बाल सफेद होते हैं। शान कहता उसमें वही होना चाहिए थे, इसके सींग भी गायब थे। आखिरकार वो किरिन का ही हॉर्न था। किरिन के हॉर्न में बहुत सारी पावर छिपी हुई है, क्योंकि वो डिवाइन बींग की ताकत का मेन स्रोत है। सच्चाई ये है कि ये एक पुराना और भ्रष्ट किरिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं शुरू में गुंगी का खोज करते समय किरिन के हॉर्न को लेने वाला था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। जीसू कहती क्या ये हॉर्न के गायब होने के कारण है? शान कहता हाँ, और मन में कहता है मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जहां मुझे वो चीज बिना हॉर्न के मिल सके। इसके अलावा अगर गुंगी हॉर्न की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो। जीसू कहती क्या हमें एहतियात के तौर पे आसपास के इलाके की तलाश कर लेनी चाहिए? डंजन में कहीं कोई छुपा हुआ इनाम हो सकता है। शान कहता इस डंजन का लेवल बहुत ही हाई नहीं है, इसलिए शायद किरिन के हॉर्न को बदलने के लिए हमारे पास और कुछ भी नहीं है। जीसू कहते लेकिन यहाँ पे तो कुछ है। शान कहता ये क्या ये मिट्रल है। मन में कहता ये और कालकम के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन ये काफी नहीं होगी। तभी जीसू कहती है श्यान मुझे कुछ ऐसा मिला है जो अंडे जैसा दिखता है। श्यान कहता अंडा। जीसू कहती ये चीज ये। श्यान कहता ये चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? जीसू कहती मुझे वो बड़े से सबके नीचे एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी, इसलिए मैंने उसे खोद कर निकाल लिया, मुझे ये मिल गया। श्यान कहता थैंक यू सो मच जीसू। जिसे जीसू कहती है क्या? श्यान कहता थैंक यू सो मच। जीसू कहते मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह आभारी नहीं देखा। श्यान कहता किरिन का अंडा सटीक रूप से कहे तो फल का अंडा है। एक मादा किरिन जब लंबे समय तक अपने अंडे पे लेटी रहती है तो एक बिल्कुल नई किरिन का जन्म होता है। इसका नाम पहले भाग के आई एक पुरुष किरिन के प्रतीक है, जबकि किरिन एक लेडी किरिन का प्रतीक है। के पूरे नाम में दोनों परिणामों का अर्थ समाहित है, तो फिर ये किसी मोस्टर का अंडा है। साफ शब्दों में कहे तो एक डिवाइन बीस्ट। ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? ये क्वेस्ट का रिवॉर्ड था। जीसू कहती मैं सरप्राइज हुई कि तुम इन्हें कैसे ले पाए, तो क्या तुम इन चीजों का यूज करके किरिन के अंडे को फोड़ कर उसे बाहर निकालने वाले हो? शान कहता बिल्कुल। सिस्टम कहता कैस्टलिस्ट के रूप में किसी प्लेयर का खून भी मिल जाए, जिस प्लेयर का खून यूज होगा उसी के हिसाब से पालतू बीस्ट की पावर और उसकी खासियत तय होगी। टाइम लिमिट 48 घंटे। शान मन में कहता क्या ब्लड से पालतू जानवर की आगे की पावर तय होगी? मुझे लगता है कि मेरे ब्लड से बेहतर किसी और का ब्लड यूज किया जा सकता है। जीसू का ब्लड का यूज करना सच में एक अच्छा सोच हो सकता है। उसमें टैलेंट भी है और वो सेलेस्टर स्लेयर भी है। नहीं रुको, शायद सेलेस्टर स्लेयर सबसे अच्छा चॉइस ना हो। कैटलिस्ट डालने में लगभग 2 दिन बाकी है। मुझे लगता है कि मीना का ब्लड का यूज करना सबसे अच्छा होगा। समय बहुत ही कम है, इसलिए तय समय के अंदर कुछ अच्छा प्लेयर मिलना लगभग नामुमकिन है। वैसे भी उसके स्टेज और एबिलिटी बाकियों से बेहतर है। एक मैसेज क्या ये हो सकता है? मैं सुपर ये बिल्कुल सही समय पर आया है।